हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए, जो हम भारत का भौतिक स्वरूप में एक वीडियो जो मैंने कि पहले ऑलरेडी बतला चुके हैं। भारत के भौतिक स्वरूप में जो ऊपर का जो पहाड़ी भाग है उसके बारे में, और आज जो पार्ट 2 लाए हैं भारत के भौतिक स्वरूप में हम लाए हैं, उसका जो आज का जो टॉपिक है, हेडिंग है, वो है उत्तर का विशाल जो मैदानी भाग है, वो मैदानी भाग को जानेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सब अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं भारत के उत्तर का मैदानी भाग के बारे में। उत्तर का मैदानी भाग, ठीक है। तो उत्तर के मैदानी भाग या उत्तर का विस्तृत मैदानी जो भाग है, इसके बारे में अगर बात किया जाए, जो उत्तर का माने कि मैदानी भाग के बारे में, तो इस उत्तर के मैदानी भाग को अगर बात करें भारत के मैप में, उत्तर के मैदानी भाग कहाँ है, तो इस एरिया में ऊपर है, यानी कि उत्तर है। तो इस उत्तर के मैदानी भाग में, इस एरिया में जो यहाँ से पंजाब है, इस एरिया से गंगा के मैदान होते हुए ब्रह्मपुत्र असम तगड़ा जो है ये मैदानी भाग है। ठीक है, इस एरिया में जो क्या बोलना है, पंजाब, कुछ राजस्थान का एरिया लेते हुए, ये सब क्या है, ये सब क्या है, उत्तर का मैदानी भाग। ठीक, तो ये उत्तर का मैदानी भाग है। इस एरिया में क्या है, उत्तर का माने कि मैदान है, थोड़ा नीचे यहाँ तक। ठीक है, तो इस उत्तर के मैदानी भाग को हम सब क्या करते हैं, जानते हैं। और बात किया जाए उत्तर के मैदानी भाग के बारे में, तो उत्तर के मैदानी भाग को भी माने कि हम सब विभाजित किए हैं। पहला जो उत्तर का मैदानी भाग है, पहला उत्तर का मैदानी भाग, इसका नाम है पंजाब। ठीक है, पंजाब का मैदान। ठीक, उत्तर के जो पहला मैदानी भाग है, इसका नाम है पंजाब का मैदान। और दूसरा जो है, दूसरा इसका नाम है गंगा का मैदान। ठीक है, पंजाब के मैदान के बाद गंगा के मैदान है, उसके बाद राजस्थान का मैदान। ठीक है, गंगा का मैदान, उसके बाद चौथा में हम तीसरा में जान लेते हैं राजस्थान का मैदान। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का मैदान। चौथा में हम सब जानते हैं, चौथा में क्या बोलता है, ये हो गया पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो उत्तर के मैदानी भाग को हम चारों वर्गों में विभाजित किए हैं, एक पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सबसे पहले हमसे जान लेते हैं पंजाब के मैदान के बारे में। ये जो पंजाब है, इसमें जो यहाँ पर जो मैदान बनाया गया है, इस मैंने पंजाब के मैदान के बारे में, अगर पंजाब के मैदान के बारे में बात किया जाए, तो पहले हमसे जान लेते हैं पंजाब के मैदान में। जो देखिए, मान लीजिए ये पंजाब है, भारत का ये मैप है, ऊपर का जो मैप है, चलिए, तो भारत के जो ऊपरी मैप है, यहाँ पर क्या है, पंजाब है। तो इस एरिया में एक नदी यहाँ से जाती है मानसरोवर झील से। ठीक है, हम बतलाए हुए उसमें यहाँ पर कैलाश पर्वत के नजदीक क्या है, मानसरोवर झील। इस नदी से जाती है एक नदी, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। इस नदी का नाम है सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी, जिसकी लंबाई 2900 माने 80 किलोमीटर। ठीक है, सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही सब नदी बहती है इस एरिया में। इस एरिया में सिंधु के बाद झेलम नदी है। ठीक है, झेलम नदी, सिंधु झेलम, ठीक है, सिंधु झेलम, ये कौन सी नदी है, झेलम। उसके बाद झेलम के बाद चिनाब, ठीक है, चिनाब। उसके बाद यहाँ पर है रावी, सतलज, रावी, व्यास, ये जो नदी है व्यास, और यहाँ पर सतलज। ठीक है, इसको थोड़ा हमको ऊपर करना चाहिए। ठीक, तो ये जो नदी बना है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। ठीक है, तो ये जो नदी बना है, ये
6 नदियों के बीच ऊपर वाला नदी है, ये 5 नदियों के बीच में आसपास में क्या है? पंजाब। ठीक है, तो पंजाब किसे कहते हैं? 5 नदियों के बीच के समूह को क्या कहेंगे? पंजाब। ठीक है, तो ये पंजाब के बारे में हम सब जान लेते हैं। चलिए पंजाब के में हम जान लें कि इस एरिया में 5 नदी बहती है। इस 5 नदी के इर्द गिर्द झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज के बीच में क्या है? पंजाब। इस पंजाब में जो देखिए 5 नदियों के बीच को पंजाब कहेंगे। अगर दो नदी है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? द्वाब। 5 नदी के बीच के क्षेत्र को पंजाब। ये दो नदी है, इसके बीच के क्षेत्र है, इसको क्या कहेंगे? माने कि द्वाब। ठीक है, द्वाब की परिभाषा लिख लीजिएगा। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को द्वाब कहते हैं। ठीक है, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वाब कहते हैं। फिर अब हम आगे जान लेते हैं जी, ये 2 नदी है, सिंधु नदी और झेलम नदी, इसके बीच के क्षेत्र को द्वाब कहेंगे। तो द्वाब का नाम भी होगा। ठीक है, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के क्षेत्र का जो द्वाब है उसका नाम है सिंधु सागर द्वाब। सिंधु सागर द्वाब। ठीक है, सिंधु सागर द्वाब। ठीक, और झेलम नदी और चिनाब नदी में देखिए इनमें मानी अब क्या आएगा? कुछ ना कुछ कॉमन आएगा नाम। ठीक है, जैसे सिंधु और झेलम में सिंधु सागर, इसका नाम कॉमन है। ठीक है, अब अगला है झेलम और चिनाब के बीच में कौन सी द्वाब है? तो ये झेलम है और चिनाब में च आता है। ठीक है, और झेलम में झ, तो च, चिनाब में च, तो चा और झ। ठीक है, चाज द्वाब। ठीक है, चाज द्वाब मैंने चिनाब का च ले लिया गया है और झेलम का झ। ठीक है, तो चाज द्वाब जो है, चाज द्वाब यकीन दो नदियों के बीच में है, झेलम और चिनाब। ठीक है, अब आता है चिनाब और रावी के बीच में कौन सा द्वाब है? चिनाब और रावी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं र से र च ना, माने कि रचना द्वाब। ठीक है, चिनाब और रावी के क्षेत्र को क्या कहेंगे? रचना। पर देखिए र आया रावी वाला में से और चिनाब में चना आया। ठीक है, तो रचना द्वाब किन 2 नदियों के बीच है? रावी और व्यास के बीच। अगला है झेलम और चिनाब के बीच में चाज द्वाब, और चिनाब और रावी के बीच में रचना द्वाब, और रावी और व्यास के बीच में वो है वो आई है क्या? रा। ठीक है, मान कि बारी द्वाब। ठीक है, बारी द्वाब। ठीक है, बारी द्वाब। ठीक है, तो रावी और व्यास के बीच में वो रा है, तो मान कि बारी द्वाब। ठीक है, और व्यास और सतलज के बीच में, व्यास और सतलज की व्यास और सतलज विस्त द्वाब। व्यास में के व ले लिया गया, सतलज का सर। ठीक है, विस्त द्वाब। ठीक है, तो विस्त द्वाब सब में द्वाब लगेगा, द्वाब। ठीक है, चाज द्वाब, सिंधु सागर द्वाब। ठीक है, सिंधु सागर द्वाब। ठीक, तो ये पंजाब के इर्द गिर्द के क्षेत्र में क्या है? द्वाब है। द्वाब में बहुत उपज होता है, क्योंकि जिस एरिया में नदी है उस एरिया में उपज होगा। ठीक, तो ये द्वाब में उपज मान अच्छा खासा हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। तो पंजाब में प्रति हेक्टेयर में चावल का उत्पादन में सबसे मान के अग्रिम राज्य कौन है? पंजाब। और गेहूं के उत्पादन में सबसे अग्रिम राज्य गोवा है, पंजाब है। ठीक है, दोनों में क्या है? पंजाब, क्योंकि इसमें 5 नदियों के बीच के क्षेत्र है। इस एरिया में क्या? इस एरिया में पंजाब, इस एरिया में ना है पंजाब, तो ये 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? पंजाब। ठीक है, तो आयोग की बात आपको पंजाब के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा ये खत्म हो गया पंजाब का द्वाब। ठीक है, अगला इसी एरिया में कुछ दर रहा है, तो दर्रा के लिए हम स्पेशल वीडियो ले आएंगे। ठीक, जो दर्राज मैंने हिमाचल प्रदेश में कौन है, जम्मू कश्मीर में कौन है, केरल में कौन है, मैंने मुंबई में कौन है, मणिपुर में कौन है, जो जहाँ दर्रा है उसको ले आएंगे। ठीक है, अब हमको इतना समझ में आ गया होगा ये पंजाब का मैदान। अब हम जानते हैं गंगा के मैदान। ठीक, गंगा के मैदान हम तो जानते हैं, इस एरिया में गंगा के मैदान है। ठीक है, तो अगर गंगा के मैदान के बारे में बात किया जाए, इसके बारे में गंगा के मैदान को 3 वर्गों में बांटा गया है। गंगा के मैदान को 3 वर्गों में बांटा गया है। करते हैं, गंगा के मैदान को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक में ऊपरी मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक है, 2 में
दक्षिण मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, ठीक है। और नीचे जो है उसको बोलते हैं निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, ठीक है। ऊपरी गंगा के मैदान, मध्य गंगा के मैदान और निम्न गंगा के मैदान। इस एरिया के गंगा के मैदान को कहते हैं जो क्या, ऊपरी गंगा के मैदान। और उससे जो नीचे आएगा तो माने कि इलाहाबाद से नीचे तो उसको बोलेंगे मध्य गंगा का मैदान। और जैसे यहाँ से नीचे जो आएगा उत्तर, ठीक है। अब जैसे झारखंड के एरिया में जाएगा राजमहल की पहाड़ी से नीचे, उसको कहेंगे निम्न गंगा का मैदान। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ऊपरी गंगा के मैदान के बारे में बात किया जाए, जैसे कि गंगा के मैदान के बारे में जानते हैं। यह जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड से निकलता है क्या, तो ये हरिद्वार देहरादून यहाँ से निकलता है गंगा, ठीक है। गंगा यहाँ से निकलता है, गंगा नदी दो नदी को मिल करके बनती है, ठीक। गंगा नदी की बात किया जाए, यह गंगा नदी यहाँ से निकलती है, ठीक। दो नदियों के बीच के क्षेत्र क्या करती है, मिल करके अलकनंदा और भागीरथी क्या बनाती है, गंगा नदी। कौन सी नदी बनाती है, अलकनंदा, ठीक है, और भागीरथी, ये दो नदियों मिलकर क्या बनाती है, तो मैंने की गंगा नदी का निर्माण करती है, गंगा, ठीक है। तो अगर बोल दे किन दो नदियों मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती है, अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर क्या करती है, गंगा नदी का निर्माण करती है। और यह अलकनंदा और भागीरथी जब गंगा का निर्माण करती है, यह गंगा का निर्माण उत्तराखंड में होता है, ठीक है। कहाँ पर, गंगा नदी सर्वप्रथम कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। किन दो नदियों के मिलने से, तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से कौन बनती है, गंगा नदी बनती है, ठीक है। तो गंगा नदी बनती है और यहाँ से निकलती है गंगा नदी, देखिए। और बात किया जाए गंगा नदी के बारे में, देखिए यहाँ से जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी निकलती है यहाँ से, आपको दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, यहाँ से गंगा नदी का निर्माण, ठीक। तो ये गंगा नदी निकलती है, जाती है, ऐसे करती है। ये गंगा नदी है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दिया होगा, जब गंगा नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, भागीरथी ये नदी, ठीक है, और अलकनंदा नदी, ठीक है। तो अलकनंदा नदी दो नदी मिलकर के क्या बनाती है, भागीरथी, ये भागीरथी और ये अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। जब गंगा नदी का निर्माण होता है उत्तराखंड में, तो वहाँ पर यानी कि ऊपर जो है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के गंगा के मैदान को ऊपरी गंगा के मैदान, और यहाँ से लेकर झारखंड में यहाँ तक रहती है राजमहल की पहाड़ी तक, यहाँ को बोलते हैं क्या, निम्न गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। और यहाँ से बंगाल तक बोलती है निम्न गंगा का मैदान, ठीक है। तो देखिए ऊपरी गंगा के जो मैदान है, यह है उत्तराखंड के देहरादून से, देहरादून यू के लिख देते हैं, उत्तराखंड से लेकर के कहाँ तक जाती है, यह ये प्रयागराज को हम क्या कहते हैं, पुराना नाम इलाहाबाद, नया नाम भी प्रयागराज, इलाहाबाद के नया नाम है प्रयागराज और पुराना नाम भी प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज लिख रहे, प्रयागराज बना के यूपी लिख रहे थे, कहाँ है, यूपी में, इसी का नाम है इलाहाबाद, ठीक है। तो ऊपरी गंगा के जो मैदान है, कहाँ से कहाँ तक है, तो ऊपरी गंगा का मैदान है देहरादून से प्रयागराज तक। अब है मध्य गंगा का मैदान, और यह मध्य गंगा का मैदान प्रयागराज से ही शुरू होगा, यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद यहाँ से ना शुरू होगा। तो यह मध्य गंगा का मैदान है प्रयागराज से कहाँ था, तो प्रयागराज से राजमहल की पहाड़ी, ये है झारखंड में, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी तक जाती है कौन, तो ये मध्य गंगा का मैदान। उसके बाद आता है मध्य गंगा के मैदान के बाद निम्न गंगा के मैदान, और यह राजमहल की पहाड़ी से ही शुरू होगा, राजमहल की पहाड़ी, यह राजमहल की पहाड़ी से शुरू होती है, बंगाल तक जाती है, बंगाल, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी से बंगाल तक जाती है कौन, गंगा के मैदान, निम्न गंगा के मैदान, राजमहल की पहाड़ी से बंगाल तक। देखिए राजमहल की पहाड़ी से बंगाल तक राजमहल की पहाड़ी से बंगाल तक जाएगी कौन, गंगा के मैदान, तो यह जाएगी निम्न गंगा के मैदान। क्योंकि अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद बांग्लादेश में चल जाएगा। तो बांग्लादेश में हमको पढ़ना नहीं है गंगा के मैदान के बारे में, क्योंकि बांग्लादेश में नाम बदल जाता है, ठीक है। देखिए भारत में गंगा के मैदान को गंगा में संपूर्ण गंगा को गंगे कहा जाता है, क्योंकि जैसी बांग्लादेश में जाएगा गंगा, इसका नाम पड़ जाएगा पद्मा, ठीक है। तो क्या कहेंगे, पद्मा।
ठीक है। तो बांग्लादेश में गंगा की क्या कहते हैं, गंगा को पद्मा, ठीक है। और ये अब जब ब्रह्मपुत्रा का मैदान पढ़ाएंगे तब बतलाएंगे। और यही पद्मा का जो मैदान है, यही पद्मा का मैदान जब ब्रह्मपुत्रा के यमुना के मैदान से मिलेगी तब बनाएगी मेघना। तो ये हम ब्रह्मपुत्रा के मैदान पढ़ लेंगे ना, उसके बाद में जान लेते हैं। पहले हम ये बात जान लेते हैं, क्या बोलता है की बात है रे, की बात है स्टूडेंट सब है स्कूल। चलिए तो निम्न गंगा के मैदान के बारे में जानते हैं। तो राजमहल की पहाड़ी से बंगाल तक जाती है कौन, निम्न गंगा के मैदान। चलिए इस गंगा के मैदान के भाग के बारे में हम जान लिए। अब हम जानते हैं गंगा के मैदान के बारे में कुछ मैंने तथ्य को जान लेते हैं। चलिए तो इसमें हमको पढ़ना है क्या, मुख्य रूप से मिट्टी के बारे में, ठीक है। गंगा के मैदान में मिट्टी के बारे में, ठीक, मिट्टी क्या पढ़ना है, मिट्टी के बारे में, ठीक है। तो मिट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। मिट्टी के अगर विभाजन की बात किया जाए तो मिट्टी को बांटा गया है पहला मैंने 4-5 प्रकार में। तो ये पहला है भावर मिट्टी, भावर, ठीक है। दूसरा मिट्टी का नाम है तराई मिट्टी, तराई। और तीसरा मिट्टी का नाम है भावर तराई, खादर मिट्टी, खादर, ठीक है। उसके बाद चौथा मिट्टी का नाम है बांगर, बांगर। मुख्य रूप से मिट्टी यही है, ठीक है। मुख्य रूप से मिट्टी क्या प्रकार की है, 4 प्रकार का होता है। ये भावर मिट्टी, तराई मिट्टी, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। भावर मिट्टी की बात किया जाए तो ये शुरू से गंगा की मैदान आती है, ये थोड़ा सा पथरीला क्षेत्र में, तो यहीं से निकलती है। उसको क्या कहेंगे, यहाँ से निकल के जो नीचे थोड़ा सा आती है उसको कहेंगे भावर मिट्टी। यानी कि यह भावर मिट्टी पथरीला क्षेत्र में, पथरीला, ठीक है, भावर मिट्टी, ठीक है, पथरीला क्षेत्र में। पथरीला क्षेत्र में जो ढाल वाला होता है वहीं पर चाय और कॉफी होता है, ये भी बात याद रख लीजिए। तो भावर मिट्टी सुनिए, भावर मिट्टी जो है पथरीला क्षेत्र में, पत्थर वाला क्षेत्र में होती है। यहाँ पर नदी दिखाई नहीं देती है। ये मैंने यहाँ लिख देना है, इस क्षेत्र में नदी दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देगी, नदी दिखाई इसलिए नहीं देती है भावर मिट्टी में क्योंकि यह पहाड़ी इलाका से आता था। पहाड़ के नीचे नीचे से क्या चलाता है, मैंने पहाड़ के अंदर से चलाता है पानी, इसलिए इस क्षेत्र में क्या होती है, नदी दिखाई नहीं देती है। अगला हमको जानना है तराई मिट्टी, ठीक है। तराई मिट्टी के बारे में, इस क्षेत्र में जो तराई मिट्टी है थोड़ा और नीचे आएगा, क्यों, तो थोड़ा नीचे आएगा, उसको कहेंगे तराई मिट्टी। तो तराई मिट्टी में पहली बार नदी दिखाई देती है, इसमें पहली बार नदी दिखाई देती है। क्वेश्चन आ जाए किस मिट्टी में पहली बार नदी दिखाई देती है, तो तराई मिट्टी में। इसी का नाम है दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी कहते हैं, ठीक है। नदी दिखाई देती है, इसी को घुमा करके क्वेश्चन क्या पूछता है, तो घुमा कर पूछता है नदी पहली बार दृष्टिगोचर कब होती है, दृष्टिगोचर, पहली बार दृष्टिगोचर, पहली बार दृष्टिगोचर कब होती है, तो पहली बार दृष्टिगोचर होती है तराई मिट्टी में। नदी पहली बार दृष्टिगोचर कब होती है, तो तराई मिट्टी में, ठीक है। अब की बात है, नदी पहली बार दिखाई देती है तराई मिट्टी में। उसके बाद खादर मिट्टी के बारे में हम जान लेते हैं। इस मिट्टी में क्या होती है, ठीक है। बात करेंगे खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी के, ये दोनों मिट्टी को हम माने कि दोनों मिट्टी के संग क्या कहेंगे, ये माने जलोढ़ मिट्टी, इसको दोनों को क्या कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। दोनों को जलोढ़ कहेंगे। लेकिन जो खादर मिट्टी है ये माने कि जब आती है नीचे तो यहाँ पर दहार हो जाता है, ठीक है। तो माने कि दहार किस मिट्टी में होता है, तो खादर मिट्टी में, जिसके कारण क्या होती है, यहाँ पर माने कि अच्छा खासा माने कि उपज हो जाती है। तो हम तो जानते हैं कि मिट्टी किस प्रकार में सबसे ज्यादा उपज होती है, जलोढ़ मिट्टी में। और जलोढ़ के अंदर खादर में क्या होती है, सबसे अधिक उपज, इसमें सबसे अधिक उपज होती है। इसमें क्या होती है, सबसे अधिक उपज होती है, कौन मिट्टी में, तो खादर मिट्टी में। अरे आएंगे ना तो गर्दा छुड़ा देंगे, ठीक है। तो खादर मिट्टी में सबसे अधिक
सबसे अधिक क्या होती है, उपज होती है। ठीक, अगला हम सबको जानना है बांगर मिट्टी। तो बांगर मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। इस मिट्टी में क्या होता है, देखिए नदी का पानी जो है जब आगे बढ़ेगा, अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेगा, जब इस एरिया में धार हो जाएगा तो जबरदस्ती ठेल ठाल का आगे ले जाएगा। ठीक है, जबरदस्ती ठेल ठाल का आगे ले जाएगा। इस मिट्टी में पुराना पानी जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं पुरानी मिट्टी। ठीक है, इसको नई जलोढ़ है, इसको पुरानी जलोढ़, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे नई जलोढ़, नई जलोढ़। ठीक है, अब इसको कहेंगे पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़, नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। बांगर मिट्टी को क्या कहेंगे, पुरानी जलोढ़, और खादर मिट्टी को नई जलोढ़। यहाँ पर पुराने पानी जाएगी, मानी कि दहाड़ वाला पानी जबरदस्ती जो आगे बढ़ता है वो जाएगी। ठीक है, अब हर एक साल तो जाएगी नहीं, कभी कभी मैंने अगर नहीं जाएगी, जैसे 5 साल लगातार नहीं गए तो क्या होगा, आदमी खाद छीट करके क्या करेगा, उस एरिया में मानी उपज करेगा। इसी के कारण जो इस एरिया का पंजाब है, पंजाब में किसी किसी क्षेत्र में क्या हुआ है, मानी कि जबरदस्ती खाद छीट करके आदमी क्या किया है, यहाँ पर उपजाने का प्रयास किया है। तो कहीं कहीं ना इसी खादर मिट्टी के अंदर क्या हो गया, मन की रे या कलर हो गया, मैंने जो जमीन होता है, जमीन के ऊपर जो रे बरस जाता है उसी को कहते हैं रे, तो वो रे या कलर हो गया। यह भी एक मिट्टी का ही प्रकार है, लेकिन बुक में नहीं दिया जाता है, रे या कलर, रे या कलर। ठीक है, रे या कलर मिट्टी समझ में आ गया। जो बांगर मिट्टी है, जब उपज कम होगा तो उस पर आदमी खाद छीटेगा, ज़्यादा खाद छीटने के कारण क्या होगा, उस पर मानी कि उपज और कम होने लगेगा कुछ दिन बाद, क्योंकि उस पर मानी कि रे या कलर बरसने लगेगा। ठीक है, रे या कलर। उसके बाद क्या एक जो होता है मिट्टी का प्रकार, मानी कि डेल्टाई मिट्टी। ठीक है, जो हमको इस एरिया में पश्चिम बंगाल के एरिया में डेल्टाई मिट्टी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा मिट्टी, डेल्टाई मिट्टी, डेल्टाई मिट्टी, डेल्टाई मिट्टी। डेल्टाई मिट्टी के बारे में हमको क्या जानना है, तो डेल्टाई मिट्टी के बारे में हमको जानना है, जियो मिट्टी में सबसे अधिक उपज डेल्टाई मिट्टी के कौन भाग में, डेल्टाई भाग में होता है। ठीक है, लेकिन मिट्टी जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक उपज होती है, लेकिन डेल्टा वाला भाग में वो मानिए अगर खादर मिट्टी है तो उपज तो कम होती है, सबसे अच्छा मिट्टी के सब प्रकार में अच्छा, लेकिन डेल्टाई मिट्टी में उससे भी अधिक उपज होती है। और ऑप्शन में डेल्टाई मिट्टी है तो डेल्टाई मिट्टी होगा खादर मिट्टी से पहले, लेकिन ऑप्शन में अधिकांश में नहीं रहता है। ठीक है, डेल्टाई मिट्टी तो खादर मिट्टी होगा, ऑप्शन में अगर डेल्टाई मिट्टी है तो डेल्टाई मिट्टी ही होगा आंसर। ठीक है, ये आपको मिट्टी के प्रकार। अगर डेल्टा की बात किया जाए तो दुनिया के सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, दुनिया का सबसे अधिक बड़ी डेल्टा, दुनिया के सबसे बड़ी डेल्टा, दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। यह है पश्चिम बंगाल, लिख देते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल डब्ल्यू। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा। तो ये आपको ये मिट्टी के प्रकार है, यह मिट्टी के प्रकार के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये राजस्थान की, क्या बोलते हैं, गंगा के मैदान के बाद राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान में हमको विशेष पढ़ना नहीं है, राजस्थान के मैदान में जान लेते हैं। इसी में क्या है, इसी में है क्या, राजस्थान के मैदान के अंदर सांभर झील, यहाँ पर क्या है, सांभर झील। ठीक है, राजस्थानी मैदान में क्या है, सांभर झील, और इसी से आती है एक नदी, लूनी नदी। सांभर झील के अंदर से आती है एक कौन नदी, लूनी नदी, जो राजस्थान की एकमात्र नदी कौन है, यह है लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान में एकमात्र नदी कौन है, लूनी नदी, जो सांभर झील से आती है। ठीक है, सांभर झील कहाँ है, तो राजस्थान में, ये भी याद रखिए, सांभर झील कहाँ है, सांभर झील राजस्थान में। ठीक है, सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में। इसी में इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, अरावली की पहाड़ी भी इसमें है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, जो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगला वीडियो में हम बतला दिए। ठीक है, तो ये सांभर झील है। अगला हम सबको माने कि पढ़ना है ब्रह्मपुत्रा का मैदान। ठीक है, देखिए अब हम सब माने कि ब्रह्मपुत्रा के मैदान के बारे में जान लेते हैं। अगर बात किया जाए ब्रह्मपुत्रा के मैदान के बारे में, देखिए तो ब्रह्मपुत्रा के मैदान के बारे में जानते हैं। यहाँ से क्या आती है, सॉरी, यहाँ से मानसरोवर जो झील है, इसी मानसरोवर झील से ये जो नदी जा रही है, कौन सी नदी, तो ये नदी जाती है, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, यह कहाँ से निकलती है, अगर पूछ दे ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये मानसरोवर झील कहाँ है, मानसरोवर झील, ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। ठीक है, मानसरोवर झील से निकलती है, और इसको चीन में, चीन एरिया क्या है, चीन जो पहले तिब्बत था, 1959 में
माने कि तिब्बत को हड़प लिया कौन? चीन। तो चीन हो गया। तिब्बत में या चीन में मानसरोवर झील को सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है, सांगपो, ठीक है, सांगपो कहा जाता है। कहाँ पे? तिब्बत में। और ये जैसी अरुणाचल प्रदेश में आती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। दिहांग, दिहांग, दिहांग कहाँ पर नजर है? नाम दिखाई दे रहा होगा आपको, दिहांग। दिहांग नाम पड़ जाता है कहाँ पे? ये अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश से जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से कहाँ आती है? असम में आती है। असम के क्षेत्र में ये नदी जो असम के क्षेत्र में आती है, तो असम में ओरिजिनल इसका नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। चलिए तो ये बात जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में या चीन में क्या कहते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ठीक है। और असम में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। और जैसे ये बंगाल में आती है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसका नाम पड़ता है जमुना, ठीक है, जमुना। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना, जमुना, ठीक है। और ये जो गंगा नदी यहाँ से प्रवेश करती है और ये भी मानी की जाती है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में गंगा नदी वह मतलब है क्या कहते हैं? पद्मा। क्या कहते हैं? पद्मा। और पद्मा नदी और ये जमुना नदी जहाँ पे मिलेगी, पद्मा नदी जहाँ पे और जमुना नदी जहाँ पे मिलती है, ठीक है, पद्मा नदी और जमुना नदी मिलती है तो आगे क्या बना देती है? निर्माण कर देती है मेघना, ठीक है। कौन सी नदी? मेघना। तो इसको हम कहाँ पे समझाते हैं आपको? चलिए यहीं पे बतलाते हैं। यहाँ पर क्या पद्मा नदी मिली और यमुना नदी मिली और क्या बना दी? मेघना, मेघना। और यह मेघना नदी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपको ये बात समझ में आएगा जो गंगा नदी निकलती है अलकनंदा भागीरथी को मिलने से उत्तराखंड में, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। जो भारत की सबसे लार्जेस्ट नदी है, सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा नदी। देखिए गंगा नदी से भी ज्यादा लंबाई किसका है? तो ये ब्रह्मपुत्र का। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? अधिकांश भाग है चीन में, तिब्बत में, ठीक है। इसलिए इसको जो 2980 किलोमीटर होते हुए भी हम इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। 2900 ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लंबाई, ठीक। तो इसको भी नहीं मानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या कहते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है। और इसी पर 900 माने कि असम में आती है। तो इसी के एरिया में क्या है? असम में एक द्वीप है, नदी पर स्थित द्वीप, माजुली द्वीप। कौन सी द्वीप? माजुली द्वीप, जो विश्व के सबसे लंबी नदी पर स्थित द्वीप कौन है? माजुली द्वीप, माजुली। यहाँ लिख देते हैं माजुली। माजुली द्वीप कहाँ है? असम में। जो विश्व के सबसे लंबी नदी पर स्थित द्वीप कौन है? माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप कहाँ है? असम में, असम में, ठीक। यहाँ पर जो असम है इस असम में, ठीक है, माजुली द्वीप। और यहाँ ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यमुना नाम पड़ता है। और यमुना और पद्मा मिलकर क्या बनाती है? मेघना नदी। और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये है क्या चीज? और वो ब्रह्मपुत्र के बारे में, ठीक है। अगला वीडियो में हम जब बतलाएंगे तो बतलाएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी, अच्छा बतलाइए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। असम में सबसे चौड़ाई है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का, ठीक है। और चलिए हम इतना जो बतलाए हैं नदी के बारे में, उत्तर के मैदानी भाग के बारे में, चारों के बारे में, आई होप कि आपको क्या होगा? संपूर्ण समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो जरूर ये वीडियो को माने कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।